तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में सुनाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में सुनाता रहूं। तू मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुझे देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में सुनाता रहूं। कितने जलवे फिजाओं में बिखरे, मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। कितने जलवे फिजाओं में बिखरे, मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमें चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम अगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक सर से नजरें चुराता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में सुनाता रहूं। मैंने ख्वाबों में बरसों तारा साजिशें, तुम वही संग मर मर की तस्वीर हो। मैंने ख्वाबों में बरसों तारा साजिशें, तुम वही संग मर मर की तस्वीर हो। मैं न कहता हूँ मैं हूँ कदर तेरा, तुम समझती हो मैं तेरी तकदीर हूँ। मैं न कहता हूँ मैं हूँ मुकद्दर तेरा, मैं समझता हूँ तू मेरी तकदीर हो। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में सुनाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में सुनाता रहूं। मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, अब सफर जिंदगानी के कटता नहीं। मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, अब सफर जिंदगानी के कटता नहीं। जब तलक कोई रंगी सहारा न हो, जब तलक कोई रंगी सहारा न हो, वक्त का फिर जवानी के कटता नहीं। तुम मगर हम कदम बन के चलती रहो, तुम मगर हम कदम बन के चलती रहो। मैं जमी पे सितारा बिछाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगर में सुनाता रहूं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः हर रविवार की भांति आज भी आप लोग के अपार स्नेह, मोहब्बत, प्यार और समर्थन पाने के लिए मैं फेसबुक लाइव हुआ। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि मेरे चाहने वाले सभी समर्थकों को भगवान सदा सुखी और खुशहाल रखे। पिछले रविवार 6 सितंबर को जो फेसबुक लाइव हुआ था, जिसका टॉपिक था जीवन तो एक समंदर है, उस वीडियो को 2400 लोगों तक पहुंचाने वाले सभी साथियों,
दोस्तों, भाइयों और बहनों का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। और मेरी तरफ से एक छोटी सी प्रार्थना है। क्या है? खुदा करे दुश्मनों की मत बदल जाए। खुदा करे दुश्मनों की मत बदल जाए। देश हित में सबकी सहमति बन जाए। देश हित में सबकी सहमति बन जाए। हे परवरदिगार की ऐसी हो जाए रहमत। परवरदिगार की हो जाए ऐसी रहमत कि मेरे समर्थकों की विकास दिन दुनी और रात चौगुनी हो जाए। मेरे समर्थकों का विकास दिन दुनी और रात चौगुनी हो जाए। हाँ दोस्तों, किसी भी मूवमेंट और किसी भी व्यक्ति के विकास और उस आंदोलन को सफल बनाने के पीछे, उस व्यक्ति और उस आंदोलन के पीछे खड़े अनजान व्यक्ति होते हैं, जनता होती है, पब्लिक होती है। इसीलिए मैं अपने समर्थकों के लिए भगवान से दुआ और प्रार्थना किया, जो मैं कर सकता हूं कि वो सदा खुशी और खुशहाल रखे, ताकि मुझे भी हमेशा के लिए समर्थन करते रहे। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं देश हित में, समाज हित में मैं कुछ 2-4 लाइन बोलना चाहता हूं और उसकी रचना किया हूं। यदि ये रचनाएं आपको दिल को छुए और मन को सुकून पहुंचाए, थोड़ी भी लगे, तो उसको फेसबुक पर लाइक, शेयर, कमेंट के साथ साथ दोस्तों यूट्यूब चैनल पे भी, जो सीताराम पूनम सोशल अवेयरनेस एजुकेशनल चैनल के नाम से है, उसे भी सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, शेयर के साथ मेरा पूरा सहयोग कीजिए, ताकि ऐसी समाज सेवा और समाज सेवा के साथ साथ सुंदर सुंदर रचनाएं आप लोगों तक लेके आऊं और समाज हित में जो भी मुद्दा हो उसको बड़ी ही कारगर ढंग से, सुंदर ढंग से आप लोग के समक्ष रख सके। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि वर्षों से, लगभग मैं 5-6 वर्षों से अपने पिताजी के नाम से एक ट्रस्ट रजिस्टर कराया हूं, यादवलाल समाज कल्याण ट्रस्ट। उसके तहत बिहार के कोने कोने या किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय से आने वाले, एग्जाम यानी परीक्षा देने वाले विद्यार्थी का मैं खाने पीने रहने का व्यवस्था करता हूं, मुफ्त व्यवस्था करता हूं, जिसमें मोतिहारी गांधी मैदान का एक संगठन है, उस ग्रुप को मैं सपोर्ट करता हूं। और आप फेसबुक पे देखेंगे, फेसबुक पेज पे, तो खुद उन बच्चों का, उस छात्रों का आपको मिल जाएगा कि उस ग्रुप में 80 छात्र हैं और उसमें से लगभग अभी तक 45 मतलब 45 छात्र सफल हुए हैं। मैं फिजिकल रूप से उस गांधी मैदान में जाके मोटिवेशनल और एग्जाम में कैसे सफल हो, इस प्रकार का उनको विचार और तरीका सिखाता हूं और जब भी मौका मिलता हो तो थोड़ा बहुत मदद करता हूं। उनमें से बहुत से छात्र यहाँ मुंबई में मेरे पास आके रुके भी, परीक्षा दिए और सफल भी हुए हैं। वो सब आपको फेसबुक पे मिल जाएगा। तो उन्हीं में से अधिकांश छात्रों का सुझाव आया कि सर, यदि आप फेसबुक पर 2200, 2300, 2400 लोगों तक पहुंच बना रहे हैं, तो क्यों ना चैनल भी आप खोल दे, ताकि
आपका जो विचार है सामाजिक सेवा, उसको यदि मदद मिलेगा, आर्थिक मदद मिलेगी, तो केवल बिहार ही क्यों, दूसरे राज्य भी उससे लाभान्वित हो। यानी बिहार के साथ साथ अन्य राज्य के यदि छात्र आए हैं तो उनको भी आप रखने, खाने पीने, मुफ्त सेवा देने के काम में काबिल हो सके, तो क्यों नहीं आप ये चैनल बना देते हैं। तो उन्हीं के सुझाव पर मैं सीताराम पूनम सोशल अवेयरनेस एजुकेशनल चैनल बनाया। अब देखिए, इसमें दो चीजें तो मिल हो गई, सोशल अवेयरनेस तो हो गई, लेकिन एजुकेशनल। तो हाँ दोस्तों, एजुकेशनल में मेरी वाइफ का है कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री वो वर्षों से मुंबई के नेवी नगर में पढ़ाते आ रही है। बहुत सारे छात्र सफल भी हुए हैं, एनडीए और इंजीनियरिंग में गए हुए हैं, सरकारी सर्विस, बैंक और नेवी के आर्टिफिशियल अप्रेंटिस में भी गए हुए हैं। तो वो भी अभी मुफ्त रूप से मैथ या जो भी छात्र को जरूरत होगा वो ऑनलाइन पढ़ सकता है। ऐसा एक अभी आया पटना से चांसी प्रसाद जी का फोन कि मेरी बेटी को मैथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आप उनको थोड़ा सा मदद कीजिए। तो उनको आश्वासन दिए, फोन दिए, फोन नंबर दे दिए, और अब शायद कल से या परसों से उनकी लड़की को, जो कि 96% प्राप्त हुई है और मेडिकल की तैयारी कर रही है, तो उसको मुफ्त मदद मिलेगी। तो इसलिए इस चैनल का नाम सीताराम पूनम सोशल अवेयरनेस एजुकेशनल चैनल रखा। दोस्तों, ये तो रही चैनल की बातें। अब देश हित में दो चार पंक्तियां मैं लिखा हूं, जो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और आज का टॉपिक है, देश में एकता अखंडता की मजबूत नींव है। देश में अखंडता और एकता की मजबूत नींव है, फिर भी एक मकान कभी कभी हिल जाती है, ऐसा क्यों है? इससे पहले मैं दो चार लाइन जो रचना किया हूं उसको सुनिए। कुछ तुम करो, कुछ हम करते हैं, गरीबों की बस्ती में कुछ ऐसा करते हैं। कुछ तुम करो, कुछ हम करते हैं, गरीबों की बस्ती में कुछ ऐसा करते हैं। किसी के घर का चिराग रोशन करते हैं, किसी के घर का चिराग रोशन करते हैं। कोई पेट पकड़ के ना सोए, आओ उनके निवाले का इंतजाम करते हैं। आओ उनके निवाले का इंतजाम करते हैं। दीन दुखियों का दर्द अपना समझते हैं। दीन दुखियों का दर्द अपना समझते हैं। शिक्षा और रोजगार का काम करते हैं। शिक्षा रोजगार के लिए काम करते हैं। किसी के आंखों में आंसू ना आए, किसी के आंखों में आंसू ना आए, आशा की अलख जगाते हैं। आशा की अलख जगाते हैं। सोए बिहार की तकदीर जगाते हैं। सोए बिहार की तकदीर जमाते हैं। टिमटिमाते लौ में आग लगाते हैं। टिमटिमाते लौ में आग लगाते हैं। भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाते हैं। नौजवानों में नया जोश लाते हैं। नौजवानों में नया जोश लाते हैं। विकास को मूल मंत्र बनाते हैं। भारत को विश्व का सिरमौर बनाते हैं। भारत को विश्व का सिरमौर बनाते हैं। आओ हम सब मिलके कुछ काम करते हैं। आओ हम सब मिलकर कुछ काम करते हैं। समाज के सोच में बदलाव लाते हैं। समाज के सोच में बदलाव लाते हैं। मिटा दे उस सोच को, मिटा दे उस सोच को जो भेदभाव लाते हैं। न जाति,
न धर्म, न जाति, न धर्म, न समुदाय की करते हैं। न जाति, न धर्म, न समुदाय की करते हैं। हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बन चहके। हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बन चहके। आओ ऐसा कुछ काम करते हैं, आओ कुछ ऐसा काम करते हैं। आज से ही ये जीवन भारत माता के नाम करते हैं। आज से ही ये जीवन भारत माता के नाम करते हैं। हर बाधा को पार कर हिंदुस्तान ऊंचा बने। हर बाधा को पार कर हिंदुस्तान ऊंचा बने। आज ये पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं। आज ये पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। मतलब कि अकेला कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हर काम करने के पीछे कोई एक अकेला आदमी ही शुरुआत करता है। कोई भी काम देखिए, किसी भी क्षेत्र में देखिए, कोई एक आदमी ही उसकी शुरुआत, उसकी नींव रखता है और उसकी सोच को और उसके काम को लोग पसंद करते हैं और एक दूसरे उसके साथ साथ सम्मिलित होने लगते हैं, संगठित होने लगते हैं। धीरे धीरे कार्रवाई बढ़ती है, ताकत बढ़ते जाती है और वो पूर्ण रूप से मजबूत हो जाता है। असंभव काम भी संभव हो जाता है। आज हमारे देश में जो समस्या है, विशेषकर बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, इस सब का मुख्य वजह है शिक्षा की कमी, रोजगार की कमी, जिसके चलते सामाजिक सौहार्द, जातीय भेदभाव और राजनीतिक, धार्मिक और प्रांतीय का भेदभाव है। इसका एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि मुख्य कारण केवल और केवल गंदी सोच रखने वाले राजनीतिक और गिरती राजनीतिक चरित्र है, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ को साधने के लिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए पर प्रांतीय का मुद्दा या क्षेत्रीयता का मुद्दा उछालकर अपना नाम आगे करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं साफ शब्द में कहना चाहता हूं कि जब संविधान, भारत की संविधान, हिंदुस्तान की संविधान समान नागरिकता की बात करती है, समान नागरिकता की बात करती है, मतलब भारत के एक छोर से दूसरे छोर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक संविधान का राज्य है। एक संविधान ये हक देता है, हुकूक देता है, अधिकार देता है कि किसी भी कोने से किसी भी कोने तक जाकर के एक नागरिक गुजर बसर कर सकता है, रह सकता है, कमा सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है। फिर कभी असम में परप्रांतियों को भगाने के लिए, कभी गुजरात में, कभी महाराष्ट्र में, कभी तमिलनाडु में और ना जाने कितने कितने जगहों पर ऐसे ऐसे व्यवहार किए जाते हैं कि वहां पे जिसके ऊपर एक घटना घटित होता है, वो सोचता है कि मैं आतंकवादी जैसा मेरे साथ क्यों दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या मैं भारतीय नहीं हूं, या ये जो जगह है जहां पे मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। हाल के दिनों में गुजरात के ही ले लीजिए, वहां पर प्रांतियों के नाम पर घर से निकाल करके, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या महिला, घर से निकाल करके उनको बुरी तरह से पीटा गया, घर जला दिया गया। क्या वो कभी सोच सकता है कि मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, मैं उसी देश का नागरिक हूं, या
ये जो जहाँ पे ये घटना मेरे साथ हो रहा है ये भारत का हिस्सा है, वो नहीं सोचेगा। वो सोच ही नहीं सकता है कि चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, असम हो, बंगाल हो, बिहार हो, यदि किसी के साथ भी ऐसा दुर्भाग्य होगा, वो सोचेगा ही नहीं, सोच ही नहीं सकता है कि मैं उसी देश में हूँ और ये उसी देश का जगह है जहाँ पे मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। एक बार पुनः मैं कहना चाहता हूँ कि जो समान नागरिक है उनके मन में ऐसा कोई दुर्भावना नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, एक दूसरे में अथाह प्रेम बंधुत्व ममत्व है। लेकिन उनको तुच्छ राजनीतिक और अपनी गंदी राजनीति में जीता करने वाले लोग भड़का देते हैं, जिससे ये तोड़ फोड़ की मामला आए दिनों होती है, जिसको मैं आज के टॉपिक में शामिल किया हूं कि भारत का संविधान एकता और अखंडता का मजबूत नींव है, फिर भी ये कभी कभी हिल कर जाती है, कभी डूल जाती है। ऐसा है तो ऐसा इसलिए है कि ये गंदी मानसिकता और सोच वाले जो अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में ऐसी भावना भड़का देते हैं और जितने चंगुल में लोग आ करके ऐसे कुछ काम करते हैं। साथियों, आप खुद कल्पना कीजिए कि जब हमारा देश गुलाम था तब भी यही मानसिकता होती, आपस में भाईचारा नहीं होता, एकता नहीं होता, एकता के सूत्र में नहीं बनते, तो क्या आज भी हम गुलाम होते, आज भी हम लोग के पैरों में गुलामी की बेड़िया जकड़ी होती। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि अंग्रेजों के विरुद्ध पूरे भारत एक होकर के भाई भाई बन करके एकता के सूत्र में बंध करके अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया और अंग्रेजों को झुकना पड़ा और भारत को आजाद करना पड़ा, जिसका स्वाद आज हम लोग चख रहे हैं। लेकिन लड़ाई बहुत दिनों तक चली। ये जो स्वतंत्रता की लड़ाई बहुत दिनों तक चली। क्यों दिनों तक चली? इसका कारण था जैसा आज हम सोच रहे हैं, बिहार अलग है, बंगाल अलग है, असम अलग है, महाराष्ट्र अलग है, गुजरात अलग है, त्रिपुरा अलग है, मणिपुर अलग है। ऐसा सोच करके छिटपुट अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन होता था, जिसको एक एक करके दमन नीति से अंग्रेज दबा देते थे। तब हमारे महापुरुषों को पूरे आंदोलन को एक साथ करने के लिए पूरे हिंदुस्तान को एकता के सूत्र में बांधना पड़ा। तरह तरह के यातनाएं झेलने के बाद पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने और एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के हर कोने कोने से आंदोलन शुरू हुआ, जिसको अंग्रेज दबा नहीं पाए और फलस्वरूप हमारा देश आजाद हुआ। तो देश के कोने कोने को एकता के सूत्र में बांधने का मकसद और प्रेरणा हमें आजादी की लड़ाई से सीखा जा सकता है। सीख सकते हैं कि जब कठिन परिस्थिति में हम भाई भाई एक बन करके और कठिन परिस्थिति से निकल सकते हैं, तो जब हमें ऐसी स्वतंत्र वातावरण में और माहौल में हम एक दूसरे के भाईचारा से यदि प्रेम संबंध बना के रखेंगे, एकता बना के रखेंगे, तो भारत विश्व में अव्वल और विश्व का सिरमौर बनकर उठेगा। वरना आप खुद इसके विपरीत सोचिए कि यदि यही पर प्रांतीय का मुद्दा आज एक राज्य से दूसरे राज्य को हम नहीं अपना मान रहे हैं, कल एक जिला से दूसरे जिला के लोग अपने संसाधन को अपना हक मानेंगे, एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं करेंगे, एक दूसरे को उसका लाभ लेने नहीं देंगे। आगे बढ़िए, ब्लॉक लेवल, प्रखंड लेवल के लोग, फिर पंचायत लेवल
फिर गांव, फिर टोला, फिर कस्बा। यदि ऐसे छोटे छोटे लेवल पर बढ़ जाएंगे तो हम बुरी तरह से बिखर जाएंगे। जिस खंड खंड को अखंड करने के लिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, वीर देशभक्त अपनी कुर्बानी दी और हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़ी ही चतुराई और सूझबूझ से भारत के सैकड़ों रियासतों में बिखरी हुई देश को अखंड भारत, आजाद भारत बनाए, जिसके उपरांत उनको हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। वो बहुत ही स्मरणीय, पूजनीय और हम सबों के दिल में सदा सर्वदा के लिए रहेंगे, जिन्होंने सैकड़ों रियासत को अपने चतुराई से खंड खंड होने को से बचा लिया और एकता के सूत्र में बांध दिया और अखंड भारत का निर्माण किया। तो दोस्तों, मैं वही कहना चाहूंगा कि पर प्रांतीय, एक जिला से दूसरा जिला, इस सब के चक्कर में ही नहीं पड़ना है, ना तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और ना पर प्रांतीय। ये सब देश के विकास में बहुत बड़ा अवरुद्ध है, बहुत बड़ा रोड़ा है। एक आवृत्ति में खुद सुनाना चाहता हूं, जिससे ये साबित हो जाएगा कि सामान्य नागरिक के मन में किसी प्रकार का कोई ईर्षा, द्वेष नहीं होता है। दोस्तों, 1999 में मेरा जहाज INS विराट कोचीन में, केरल में, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में मरम्मत की कार्य के लिए था। वहां लगभग मैं 6 महीना था। शिप पे काम करने के बाद, ड्यूटी खत्म होने के बाद मैं केरल के यानी कोचीन के सुदूर गांव में चला जाता था। वहां के लोगों के साथ, मैंने बच्चों के साथ खेलता था, स्पोर्ट्स और अन्य तरह की। हालांकि ना तो मैं मलयालम समझता था और ना तो वहां के लड़के हिंदी से समझते थे, लेकिन फिर भी हमारे और उनके बीच में किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं थी। एक भारतीयता की भावना थी और एक दूसरे से काफी हिल मिल गए थे। 6 महीना में ऐसा लग रहा था कि हम अपने ही गांव के लोगों के साथ, बच्चों के साथ रह रहे हैं और खेल रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि आम जनता में कोई भेदभाव नहीं रहती है। ये नफरत कुछ स्वार्थ के लिए पैदा की जाती है। हाँ दोस्तों, ये पैदा की जाती है। हर राज्य में एक दूसरे राज्य के निवासी किसी न किसी कार्य से, कोई सरकारी नौकरी के सिलसिले में, कोई प्राइवेट नौकरी के सिलसिले में, कोई इलाज के लिए, कोई रोजगार के लिए प्लान करते ही रहते हैं। किसी न किसी रूप में वो भारत की जीडीपी में, विकास दर में अपनी भूमिका निभाते हैं। चाहे असम, बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, अन्य सभी राज्यों में सुदूर गांव से लेकर शहरों तक अन्य राज्यों के लोग, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 3 पीढ़ी से बसे हुए हैं और सामाजिक सौहार्द में रह रहे हैं। वहां पे उनका बेटी रोटी का रिश्ता है। कहने का मतलब कि अब ऐसा उस वातावरण में ढल गए हैं, भाषा, पर्व, त्योहार से लेकर और शादी ब्याह तक ही वो उसी स्टेट में करते हैं और कर रहे हैं। फिर भी
हम कभी कभी नफरत की राजनीति में आकर के परपर्दी का मुद्दा उछाल देते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जब तक एक गंदी राजनीति चलती रहेगी, गंदी सोच, छोटी सोच को हम लोग त्यागेंगे नहीं, ये देश के विकास में, स्वयं के विकास में, राज्य के विकास में बहुत बड़ी बाधा बन के, रोड़ा बन के हमारे बीच खड़ी मिलेगी। मेरे साथियों, एक और उदाहरण देना चाहूंगा जिसे पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा कि आपस में, चाहे वो भारत के किसी भी कॉर्नर में जाइए, केवल समझ में आए कि ये भारतीय हैं तो उनके मन में बहुत प्यार, स्नेह रहता है, उत्पन्न होता है, जब तक कि उसमें राजनीतिक और गंदी सोच वाले लोग भावना को न भड़काते। इसका एक उदाहरण है कि जहां भी हम फौजियों का आवास होता है, वहां पे लगभग 10,000 से लेकर के लाख तक लोगों की संख्या होती है जहां हम लोग रहते हैं। और वहां पे बिहार, असम, बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, त्रिपुरा, मतलब पूरे भारत के हर राज्य से और हर धर्म संप्रदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, सभी लोग रहते हैं। आज तक इतिहास नहीं है कि एक भी दंगा इस सैनिक क्षेत्र में हुआ। इतिहास नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ नफरत की बात करने वाले को शुरुआत में ही दबा दी जाती है, शुरुआत में ही उनको सजा दी जाती है। लेकिन बाहर में ऐसा नहीं है। बाहर में हमें करना पड़ेगा कि जो ऐसी बातें करता है, ऐसी छोटी सोच रखता है, गंदी सोच रखता है, उसको वहीं पे दबा दिया जाए, वहीं पे दफना दिया जाए। नहीं तो वही बोल रहा हूं, विकास में बहुत बड़ा रोड़ा रहेगा। आप देखते हैं हम कि एक बिहारी मलयालम लोगों के घर जाकर रसम, बड़ा पाव, बड़ा और डोसा, इडली का आनंद लेते हैं, तो मलयाली लोग बिहारी के घर में आकर लिट्टी चोखा का आनंद लेते हैं। कहने का मतलब खान पान, रहन सहन सब समान रूप से एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। केवल और केवल भावना भड़काने वाले यदि ना हो तो हम सब भारतीय एक साथ मिलकर के विकास को गति दे सकते। साथियों, समान रूप से जब भी, अभी ले लीजिए आईपीएल का ही मैच, जिसका उदाहरण, इसमें 8 या 10 टीम होती है। हर आदमी, हर लोग जिस राज्य की टीमें होती है उसको सपोर्ट करते हैं और उसके लिए दुआ, प्रार्थना और जो हो सकते हैं वो करते हैं, करना भी चाहिए। जब आपको विकास की गति बढ़ानी है तो क्षेत्रीयता की भावना जरूरी है। जब विकास की बात करनी है तो क्षेत्रीयता की भावना जरूरी है। लड़ने के लिए जरूरी है, काम करने के लिए जरूरी है, स्पर्धा में जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो राज्य लेवल, स्टेट लेवल पे जो प्रतिस्पर्धा होती है उसमें उस हीरा को तराशा जाता है। और जब नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जब उनको परखने की बारी आती है तब हम वहां पे सारे राज्य के निवासी भारत के निवासी बन जाते हैं, भारतीय बन जाते हैं। भले कितना भी नफरत एक दूसरे से लोग कर रहे होते हैं,
राजनीति भावना के चक्कर में। लेकिन इतिहास गवाह है कि सचिन तेंदुलकर के शतक या छक्के चौके का इंतजार जितना महाराष्ट्र में बैठे नागरिकों को होती थी, उतनी उत्सुकता बिहार में बैठे टेलीविजन देख रहे लोग टीवी के सामने भगवान की प्रतिमा रखकर पूजा करते थे कि हे भगवान 90 रन पर सचिन पहुंच चुके हैं, इनका शतक कैसे भी लग जाए, कैसे भी लग जाए, दूसरे के हाथ से कैच छूट जाए, बॉलर के हाथ से बॉल छूट जाए और छक्का चला जाए, चौका चला जाए, बाउंड्री पार हो जाए। मेरा कहने का मतलब है वहां पे क्या होती है, सोच बड़ा होता है। वहां पे जब सोच बड़ा होता है तब दिल बड़ा होता है, दिल बड़ा होता है तो ये राज जात धर्म संप्रदाय कोई मायने नहीं रखता है। जब वीरेंद्र सहवाग का दोहरा शतक, तीसरा शतक, मुल्तान का सुल्तान जब कहते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि वो हरियाणा का लड़का मुल्तान का सुल्तान है। हम गर्व से कहते हैं, एक बिहारी होकर के और एक मराठी होकर के, कि एक भारतीय है जो मुल्तान का सुल्तान 309 रन मारा था, या रोहित शर्मा जो 3-3 बार 4-4 बार दोहरा शतक लगाया। उस समय कोई नहीं कहता कि मराठी लगाया था, बोलता है कि हिंदुस्तानी लगाया। मतलब हिंदुस्तान की भावना होती है। जब निर्णायक मोड़ पर धोनी एक बॉल में 6 रन की जरूरत होती है, तब उस समय कोई भी मराठी, कोई भी गुजराती, कोई भी ये नहीं देखता कि दूसरे छोर पर एक झारखंडी या बिहारी खड़ा है। वो ये देखता है कि एक हिंदुस्तानी खड़ा है और हर आदमी उसके लिए दुआ करता है कि चौका चला जाए, नो बॉल हो जाए। क्यों? क्योंकि वहां पे भारतीयता की भावना रहती है। जहां पे भारतीयता की भावना आ जाती है, ये सारी छोटी सोचें समाप्त हो जाती है। और अक्सर हम देखते हैं कि धोनी जब भी चौका छक्का लास्ट गेंद पे मार करके भारत को जीत हासिल करा। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ना मराठी ना बिहारी, सब हम भाई भाई हैं, सब हम आपस में एक हैं। तो गंदी राजनीति, पर प्रांतीय, अरे समुदाय हमारे दिमाग से निकाल देना चाहिए और छोटे लेवल पर ही उसको दबा देना चाहिए, ताकि भारत किसी भी विकास रोड़े पैदा ना हो। नफरत भगाओ, देश बचाओ, नफरत भगाओ, देश बचाओ, सामाजिक सौहार्द से जीना सिखाओ। इसी कल्पना के साथ मैं आज का जो फेसबुक लाइव है यहीं पर रोकना चाहता हूं। आगे अगले रविवार के लिए मैं टॉपिक का चुनाव किया हूं और आप लोग से भी आग्रह करूंगा कि यदि कुछ त्रुटियां मेरे से होती होगी तो उसे आप क्षमा करेंगे, लेकिन हमें कमेंट के माध्यम से जरूर सुझाव दें ताकि मैं उसको सुधार कर और अच्छा कर सकूं। और आप लोग को जो मन में आता हो कि भाई इस टॉपिक पर बोलना चाहिए आपको, तो आप का भी स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो पर एक भाई साहब पांडे जी हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि अश्लील गाने पर, भोजपुरी का जो अश्लील गाना है उस पर आप उनका विरोध कीजिए। तो दोस्तों, अगला जो टॉपिक होगा अगले रविवार के लिए, उसका टॉपिक होगा अश्लीलता पर वार। अश्लीलता पर वार हर फुहर कलाकारों को, हर अश्लीलता पर वार हर फुहर कलाकार, अश्लीलता पर वार हर फुहर कलाकार। दोस्तों, मैं इसी के साथ आज
यहीं पे विराम देता हूं और आपका प्यार मिले, आपका समर्थन मिले, ऐसा उम्मीद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।